Morning, sir. Good morning. Good morning. How are you? I am good, sir. Today, environment is cool, right? Yes, sir. It is very happy type ka environment. Right. Otherwise, Very nice yeah. weather. So, is it due to this cyclone that is coming up, the Taukte? No, sir. I think this is regular phenomena. इस इन दौरान तो रेन होता ही है. Okay. Hmm. Tautki. How do we pronounce that? Tautki. Taukte. पता नहीं. मैं टीवी नहीं देखी रीड इसलिए पता नहीं प्रोनाउंसिएशन. न्यूज चैनल में ताउते बोलते हैं. यस, इंग्लिश न्यूज चैनल में ताउते ऐसे करके कुछ है. Pronunciation is little, ताउते. Yeah, ताउते. के को ये साइलेंट रखा है. Now, what we are going to start, pressure group, right? कल हमने पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर लिया था. So, हमने थोड़ा एक्चुअली जब आप पॉलिटिकल पार्टी को पढ़े तो जो मैंने इंडियन पॉलिटिकल पार्टी पढ़ाया, जब इंडियन पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी पढ़ाया, उसमें ही एडिशन कर ले तो अच्छा रहेगा एक साथ दोनों को, राइट? अदरवाइज आप अलग अलग रखना चाहेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने तो वैसे कल कर लिया सर ये, लेकिन अलग अलग ही किया है. कोई बात नहीं. नो इशू. नाउ हमने प्रेशर ग्रुप. हाँ. मेरी स्क्रीन मतलब जैसे इसकी फ्रीज हो गई है. मैं अभी आप रिकनेक्ट कर रही हूँ. यस, डू इट. जैसे आपकी मूवमेंट नहीं दिख रही, आपको वो फ्रीज हो गया वीडियो ना, तो अभी मैं रिकनेक्ट करती हूँ. ओके, गो अहेड. यस सर. या सो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रेशर ग्रुप पढ़ा भी था, राइट? एक यू रिमेंबर? आई वाज सेइंग कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसका आई थिंक हमने कल क्वेश्चन नहीं लिखा. अच्छा, क्वेश्चन लिखना है. यस सर. लिख लीजिए. मैंने कल आपने नोट्स तो बनवाई दिए थे, कल मैंने फिर इसको रिवाइज भी कर लिया. ठीक है, लिख लीजिए. देखिए, व्हाट इज पार्टी सिस्टम? Discuss classification of party system. Discuss classification of party system. अगर ऐसा लिखा रहेगा डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया तो अलग हो जाएगा. जब मैंने आपको उसमें लिखवाया है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. हाँ यस सर. हाँ, तो वहां पर जो लिखवाया है बस सिंपल अगर रहेगा कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम, तब हम कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में का लिखेंगे सारतोरी का. ओके ओके सर. एक और क्वेश्चन लिख लीजिए. Discuss the iron law of oligarchy.
ये भी लिख लीजिए 150, ज्यादा नहीं, 150 वर्ड्स। एक यहां पर भी क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन Duverger's thesis on organization and membership of political party. Explain Duverger's thesis on organization and membership of political party. Done. Done? Yes. Okay. अब आपको जस्ट ये क्लासिफिकेशन पूछेगा, तो क्लासिफिकेशन में आप सारतोरी के अच्छे से लिखना और उसके बाद लिख देना सिमिलरली ड्यूबर्गर्स हैज आल्सो क्लासिफाइड, बस वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, डोमिनेंट पार्टी, बस इतना लिख देना, राइट। आलमंड का भी लिख देना, ऐसे टेबल बना के भी लिख सकते हो आप, राइट। इसमें ड्यूबर्गर्स का, इसमें आलमंड का और इसमें एप्टर का, राइट। तो जिसमें चार टाइपोलॉजी है उसमें 4 खाने बनेंगे, जिसमें मतलब 5 है उसमें 5 बन जाएंगे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। जिसमें 2 है उसमें 2 बन जाएंगे, बस सिंपल क्या है। इसमें डुवर्जर का, इसमें आलमंड का और इसमें एप्टर का, राइट। यस सर। ओके, नाउ कम टू द प्रेशर ग्रुप। व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? What is pressure groups? मतलब ये वो ग्रुप्स होते हैं, ये पॉलिटिक्स में नहीं होते, लेकिन मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें वो नहीं होते ये, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं होते, पॉलिटिक्स में होते, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते। ओ या यस, पॉलिटिक्स तो इनका थिंक कि हाँ इलेक्शन कंडक्ट नहीं करते, लेकिन वैसे ये सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि कोई पर्टिकुलर एजेंडा या उस पर काम करता है। एनी आइडिया अबाउट द प्रेशर ग्रुप? किसी एक का नाम मुझे बताइए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताएं। प्रेशर ग्रुप, 1-2 प्रेशर ग्रुप का नाम बताएं। RSS? Yes, RSS is a pressure group. Yes, it doesn't contest election. Yes. Right. Yeah, it influences policy. Right. बजरंग दल बहुत सारे, हाँ। RSS फिर अब DUTA, Delhi University Teacher Association, right? Yes. Right. Like ABVP. नहीं, वो तो इलेक्शन करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट आई थिंक वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे कंटेस्ट इलेक्शन सर। दे कंटेस्ट इलेक्शन बट फॉर द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इवन डूटा कंटेस्ट इलेक्शन, even there are internal democracy within the RSS, right? So RSS officials are also elected. It doesn't mean they are part of the political party. No, political party means government का power. Government formation के लिए अगर आप चाहेंगे, अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो, राइट? यस सर। अगर आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो पार्षद का इलेक्शन हो, वी हैव 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट नंबर 1, गवर्नमेंट नंबर 2 एंड गवर्नमेंट नंबर 3, राइट? National level, no, national level government, then state level government, and then we have local government, right? अगर इन तीनों के लिए कोई कंटेस्ट करता है तो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी और
प्रेशर ग्रुप में इतना ही अंतर होता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता, अदरवाइज इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन डेमोक्रेसी, बहुत ही डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। Yes, sir. Right. So, and pressure group is also called interest group, right? So the interest group, or also called pressure group, are organizations which have some autonomy from government or political party, which try to influence public policy. That is the definition, right? Yes, sir. लिख लीजिए, interest groups, also called pressure groups, interest groups, also called pressure groups, are organizations which have some autonomy from government or political parties and which try to influence public policy. Yes, sir. Okay. Second point लिखिए, like political parties, interest groups inhabit the space between society and state. Interest groups inhabit the space between society and state, helping to link the two. Yes, sir. But where political parties aspire to become the government, interest groups seek just to influence it. Yes, sir. Done? Okay. So actually, the pressure group are a vital link between the government and the governed. Right? अभी भी हमने कहा कि like political party, pressure group are also, यहाँ पे हमने लिखा है टाइटल में रोल ऑफ द प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप का रोल क्या होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, राइट? क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए. What are the role of pressure groups in politics? एक क्वेश्चन लिख लीजिए. Answer. Pressure groups are a vital link. Pressure groups are a vital link between the government and the governed. They keep governments more responsive to the wishes of the community or people. Yes, sir. Second point लिखिए, pressure groups are able to express the view of minority groups in the community. Pressure groups are able to express the views of minority groups in the community who might not otherwise receive a hearing.
हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। हाँ, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन सब ये करते हैं। दैट्स वेरी राइट। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन सब करते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम ही है इंटरेस्ट एग्रीगेट मुझे करना। आर्टिकुलेशन मुझे समझ में आ गया था, एक्सप्रेस करना। हाँ, और एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा करना इंफॉर्मेशन की, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जब फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ाया था, FRA 2006, तो मैंने आपको बहुत सारी सिविल सोसाइटी का नाम बताया था, राइट। लाइक यू नो, मैं बताया था एकता परिषद, ये बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है। एकता परिषद सिविल सोसाइटी ग्रुप भी है, और इन्होंने इंटरेस्ट एग्रीगेट किया, मतलब कि जितने भी कम्युनिटी है विद इन ट्राइबल कम्युनिटी भी तो होमोजेनियस नहीं है, इट इज हेटेरोजेनियस, राइट। वहां भी डोमिनेंट है, विद इन द ट्राइबल्स देयर आर माइनॉरिटी, राइट, देयर आर मेजॉरिटी, देयर आर पुअर, देयर आर यू नो। हाँ, तो प्रेशर ग्रुप का काम क्या रहता है कि इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना, कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है उसको इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बेसिकली। यस सर, राइट, ठीक है, ओके। अब लिखिए, क्या लिखा आपने, क्या लिखा अभी तक? नॉट अदरवाइज रिसीव अ हियरिंग। Hearing, yes. It uses the expertise, it uses expertise यस सर, to collect information, यस सर, and to share with the government, and to share with the government. यस सर, It offered, again pressure group के बारे में बोल रहे हैं, it offered an alternative source, it offers an alternative source of advice to the government, यस सर, separate from that coming from public services, separate from that coming from public services, यानी public services से ये अलग actually source of information देता है, right? यस सर, ये लिखिए, it promote opportunities for political participation, it promotes opportunities for political participation for citizens. Without the need to join a political party. It promotes opportunities for political participation for citizens without, you know, without the need to joining the political party. yes sir, In addition, yeah, moreover, yes sir, they allow for the democratic rights of freedom of speech. They allow for the democratic rights of freedom of speech, assembly, and association to be held. Association to be upheld. yes sir, It is an association. प्रेशर ग्रुप के बारे में फिर से लिखिए. It is an association which influences the decision making of political party in power. Which influences the decision making of political party in power. yes sir, Pressure group does not contest election.
pressure groups do not contest elections and they are heterogeneous. ये भी homogeneous नहीं होता है, बहुत तरह के pressure groups होते हैं, right? Yes, sir. फिर लिखिए pressure groups use a variety of method. Pressure groups use a variety of method to pursue their requirements. Yes, sir. These include Yes, sir. पहला लिखिए lobbying state members and the parliament, lobbying state members and the parliament via petitions, letters and deputations. Yes, sir. Consulting with ministers, second, consulting with ministers or senior public servants. Yes, sir. इसको छोड़िए. Third लिखिएगा taking legal action. Taking legal action. Yes. To appeals to the higher courts. To appeals to higher courts. Yes, sir. चौथा लिखिएगा campaigning for or comma or opposing comma campaigning for comma or opposing comma certain candidates at elections. Yes, sir. Fifth लिखिएगा demonstrating outside parliament and government offices. Or marching in the streets. Yes, sir. Using the industrial muscles of strikes for political purposes. Yes, sir. एक और लिखिएगा. Next लिखिएगा. Seventh लिखिएगा. They also opt band, BANDH, band, protest, demonstration, and other methods. Yes, sir. So इतने ये मेथड सारे अपनाते हैं कौन? प्रेशर ग्रुप. हाँ, कहीं भी हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री में हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री. अब लिखिए Gabriel Almond and Pavel's classification of pressure group. Gabriel Almond and Powell classification of pressure groups. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir.
Okay, they divided pressure group into 4 types. They divided pressure groups in 4 types. Yes. पहला लिखिए institutional pressure group. Institutional Yeah. pressure group. Second, associational pressure group. Third, non-associational pressure groups. Fourth, anomic pressure group. ये 4 तरह के प्रेशर ग्रुप आलमंड एंड पावेल ने डिवाइड किया था. उनका किताब का नाम है, याद है, द पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग एरियाज, उस किताब में, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी उन्होंने इसी किताब में दिया है. डन. Yes, sir. ओके, अब लिखिए इसके बारे में, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप क्या होता है. देखिए, institutional pressure groups or institutional interest groups such as legislature, political executive, army, bureaucracy, judiciary, church, parliament, right? NHRC, जो institution है, हाँ, and the like. These are organized in the political system These are organizations in the political system that articulate its interests or represents its interest. Yes, sir. Right? समझ में आया? Institutional pressure groups? Yes, sir. Okay. दूसरा लिखिए associational institution, associational interest group. इसको पहले लिख लीजिए. It is a specialized structures of interest articulation. It is a group of a specialized structure of interest articulation, like trade organizations, business organizations, industrialists. Right? Like example लिख लीजिए, FICCI, FICCI, IIC. Example में लिखिए, FICCI, IIC. नीचे में लिखेगा, in India there are 2 types of associational pressure group. In India there are 2 types of associational groups. और कहीं पे भी होता है, डेवलप्ड कंट्री में भी होता है. देखिए, ऑक्यूपेशनल प्रेशर ग्रुप लाइक डूटा, ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन, and second, community pressure group like caste association, women association, etc. Done. एक सेकंड सर.
Yes, sir. ओके, थर्ड लिखिए नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। Yes. देखिए, it refers to kinship or lineage groups, kinship and lineage groups, ethnic, regional, religious, status and class groups. It refers to kinship and lineage groups, ethnic, regional, religious, status and class groups which articulate interest informally and intermittent, sorry, Informally, okay. Informally. They articulate interest informally and intermittently through individual, family and religious head, tribe heads, ethnic heads and the like. उनका एसोसिएशन नहीं होता, बट उनके जो हेड होते हैं, जैसे वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को, articulate interest informally and intermittently through individual, family and religious heads, tribe heads, ethnic heads and the like. And fourth है economic interest groups. इसका एग्जाम्पल? economic का? नो, ये नो। इसका कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली जामा मस्जिद का जो बुखारी है, राइट, Bukhari is not head of the all India or something, but they Bukhari political जब election होता है तो वो अपन देखें he becomes active. Or fatwa politics. Have you heard of fatwa? सुनो तो है, वो फतवा जारी करते हैं, फतवा जारी करते हैं, yes, yes. So the fatwa, the fatwa leaders are also forms of non-associational interest group, right? Or any ethnic group, for example, अगर कोई tribe है, कोई tribal groups है north east का, they are also come under non-associational, right? Yes, sir. They don't have a big association, but they have particular religious head, right? And that religious head act as an interest group for the entire community, right? Yes, sir. Economic interest group. देखिए, the economic interest groups are more or less a spontaneous breakthrough into the political system from the society. Such as riots, demonstrations, movements, and so on. Economic interest groups are more or less a spontaneous breakthrough into the political system from the society, such as riots, demonstrations, movements, etc. मान लीजिए कोई राइट्स होता है तो तुरंत एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, राइट, राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर राइट खत्म हो जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है अपने आप, राइट? Yes, sir. उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप. सो ये क्लासिफिकेशन है किसका? आलमन एंड पावेल का. यस, आलमन एंड पावेल ने ये क्लासिफाई किया कि 4 तरह के प्रेशर ग्रुप होते हैं कहीं भी,
डेवलप्ड कंट्री में भी, डेवलपिंग कंट्री में भी, ये चारों ग्रुप आपको मिल जाएंगे। फाइन। यस सर। Now come to the Duberger's classification. The Morris Duberger's classification of pressure group. वही मॉरिस डुबर्गर जो पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं ऊपर, यस यस वही डुबर्गर। मॉरिस डुबर्गर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप, इनका किताब का नाम था पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, यस। और आलमंड एंड पावेल का किताब का नाम था इन पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग एरिया। डेवलपमेंट, यही है सर। वही मैं कल देख, वैसे जो भी हम पढ़ते हैं उसमें जरूर किसी का बुक लिखा होता है, इतना सारा बुक, और ये कैसे मतलब प्रैक्टिस ध्यान रहेगा, सब ध्यान रहेगा। आपको पता है हमारे यहाँ पर क्रिकेट जो खेलते क्रिकेटर, राइट, उनको कितने प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कितना तरह के बॉल उनके सामने आता है, कैसे उनको फेस करना है, यू नो, एंड आफ्टर अ ह्यूज प्रैक्टिस दे यू नो प्ले इट वेरी वेल। सो प्रैक्टिस, यू नो, सिंगिंग यू मस्ट बी नोइंग, राइट? सिंगिंग जो करते हैं लोग, यस सर, इतना रियाज करते हैं, दैट्स नो अल्टरनेटिव, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, कोई शॉर्टकट नहीं है, इट्स प्रैक्टिस। आप जितना बार, मैंने बोला कि जितने बार पढ़ेंगे, जैसे 10 बार तो आप, जैसे आज इनको पढ़ जाना चाहिए, और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आप पिछला उल्टा पलटा के देखना पड़ेगा, राइट? और एक टाइम लाइन के बाद आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे खेलने में। जैसे कोई गाना रियाज करते करते, हाँ, गाने में थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगता है या करने लगती है ना? यस सर। अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग, बट उसको ग्रास्प करना, उसको रियाज करना, है ना, रियाज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने समझ लिया तो उसको आप नहीं देखेंगे और 2 महीने बाद आप लिख सकते हैं, नहीं। आपसे वर्ड छूटेंगे, आपसे कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा, आपसे ऑथर छूट जाएंगे, आपसे बुक के नेम छूट जाएंगे, बहुत कुछ छूट जाएगा, है ना? आइडिया आपको पता रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, आइडिया पता रहेगा, बट जो आइडिया शेप में जाना चाहिए। नहीं सर, गाना जो गाते हैं लोग, उसके जो लो ट्यून कब ले जाना है, हाई पिच कब ले जाना है, लो पिच कब ले जाना है ना? यस सर। हाँ, कब कैसे उसको प्ले करना है, दे नो वेरी वेल, एंड इट कम्स आफ्टर द प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू, राइट? Yes, sir. I know that there are, but this is a raw thing you are getting. This is the first time, right? Yes. So no problem. Just do practice every day. चलिए मॉरिस डुबर्गर का हम कर लेते हैं। मॉरिस डुबर्गर जो क्लासिफिकेशन है प्रेशर ग्रुप का, उसमें है, बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। And according to nature of functioning of, लिखिए, ऐसे लिखिए, according to nature of functioning, he divides pressure group into 4 parts, 4 types. According to nature of functioning, इस तरह से वो फंक्शन करते हैं प्रेशर ग्रुप, उस तरीके से अगर बांटा जाए तो 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स डुबर्गर के। पहला लिखिए एक्सक्लूसिव ग्रुप्स which puts only pressure. For example को ना हमें इजी लिख दीजिए, हो जाता है। For example, Peace Foundation.
अब ये पीस फाउंडेशन क्या करता है, केवल प्रेशर डालता है, राइट, गवर्नमेंट के ऊपर कि यू मेंटेन पीस, राइट। Yes, sir. दूसरा लिखिए पार्शियल ग्रुप्स आर प्रमोटर ऑफ इंटरेस्ट, partial groups are promoter of interest. Example, FICCI, IIC, DUTA, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरेस्ट को प्रमोट कर डालना चाहता है। तो फिकी का अपना इंटरेस्ट है, आईआईसी का अपना इंटरेस्ट है, डूटा का अपना इंटरेस्ट है, कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना इंटरेस्ट है, तो चाहता है कि आईआईसी क्या है, इंडियन इंडस्ट्री कॉमर्स समथिंग, इंडियन, यस इंडियन इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डन सर, राइट। सेकेंड है, लिखिए सेकेंड, थर्ड है प्राइवेट ग्रुप्स which is found in the USA, private groups which is found in USA, yes sir, where private institution put pressure, where private institutions put pressure. yes, Fourth लिखिए public groups which include official groups who secretly aligned themselves with one or more pressure group. Public groups are include official groups who secretly align themselves with one or more pressure group. For example, bureaucracy. For example, bureaucracy. yes, In addition to it, yes, Duverger also talks about pseudo pressure group, which include mass media. Duverger also talks about pseudo pressure groups, which includes mass media. yes sir, Done? yes, Okay, so done. We done with pressure group, right? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। yes sir, Explain Almond's analysis of pressure group. Explain Almond's analysis of pressure group. या एनालिसिस ऑफ प्रेशर ग्रुप आए तो आपको आलमंड और इसका दोनों, डुवर्जर का दोनों पर डाल देना है, राइट? yes sir, एनालिसिस हो या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, हाँ कुछ भी, यस यस यस, या क्लासिफिकेशन हो या एनालिसिस, आपको सारा दोनों डाल देना है, राइट? डन सर, ओके, सो वी मतलब वी डन, मतलब हमने खत्म कर दिया इसको, प्रेशर ग्रुप। नाउ कम विद द सोशल मूवमेंट्स, right? So what are social movements?
कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं प्रेशर ग्रुप से। ये थोड़ा मुझे एनोमिक नहीं समझ में आया। एनोमिक बताता हूँ क्या होता है कि जब मान लीजिए कि कोई ऐसे ग्रुप जो एक बने और तो उसके बाद बिगड़ जाए, उसके बाद बने नहीं। एक एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इट वाज अ प्रेशर ग्रुप। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब है क्या? नहीं। ये आया और गया। जो आयाराम गयाराम प्रेशर ग्रुप है उसको बोलते हैं एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। राइट। जब मान लीजिए बहुत वायलेंस होता है तो उस वक्त बोलता है सद्भावना ग्रुप बन जाते हैं। बहुत सारे रिलीजियस लीडर अलग अलग सेक्ट के एक साथ आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं पीस करने के लिए। राइट। जब पीस एस्टैब्लिश हो जाती है तो वो बिल्कुल अपने अपने अलग हो जाते हैं। राइट। आयाराम गयाराम प्रेशर ग्रुप को बोलते हैं हम एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप और एनोमिक प्रेशर ग्रुप। आयाराम गयाराम। हाँ, मतलब उस आया और फिर अपने टाइम के लिए चला गया, अपने टाइम से काम होने के बाद। राइट। यस सर। ओके। सो सोशल मूवमेंट शुरू करें। यस सर। ओके। व्हाट आर सोशल मूवमेंट? सोशल मूवमेंट तो हमने बहुत पढ़ा है, आप बताएं क्या है सोशल मूवमेंट? यस, जब कोई पर्टिकुलर चीज को लेकर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर तो वो मूवमेंट करते हैं, उसको हम सोशल मूवमेंट बोलते हैं। जैसे अगेंस्ट सती प्रथा, राइट, और वीमेन के लिए हो गए, वीमेन के राइट्स के लिए हो गए, हमारे हो गए, उसको हम बोलते हैं सोशल मूवमेंट। सो बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द सोशल चेंज। या और इससे अल्टीमेटली जो है वो रेवोल्यूशन आता है। राइट, सोशल चेंज and also psychological change, also economical change, also changes in culture and attitudes, right? Yes sir. हाँ, तो सोशल जो कोई भी सोशल मूवमेंट्स होता है उसका जो बेसिक टारगेट एंड ऑब्जेक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सोशल चेंज का होता है, सॉरी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी सोशल मूवमेंट का, वो होता है सोशल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, मैंने लिखवाया है जब सोशल मूवमेंट करा रहा था। यू रिमेम्बर? इकोनॉमिक चेंजेस एंड आल्सो चेंजेस इन एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, वैल्यू, बिलीव्स, राइट? So social movement has multiple aims and objectives to achieve, right? Yes sir. So हमने सोशल मूवमेंट आपको कराया था तो आपको बताया था कि there are 4 important component of social movement. Do you remember? Organization, yes, organization, yeah, बोलिए। Revolt, revolution, that is forms of organization बताया था, that is forms of organization, forms of social movement. Yes, you are right. The forms of social movement are revolt, second reform, and third revolution, fourth revolution, insurgency, ये बताया था? yes. एक नहीं, मैंने बताया था 4 कंपोनेंट, इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल मूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, उनका कुछ पर्पस या एजेंडा, yes, पर्पस या एजेंडा, yes, very good. थर्ड लीडरशिप, यही बताया था ना? yes. पर्पस, लीडरशिप, हाँ, एंड फोर्थ मैंने बताया था आइडियोलॉजी, राइट? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। ओके। उसके बाद ये हम लोग क्या बात कर चुके हैं और क्या बात करना है?
सोशल मूवमेंट्स के बारे में हम लोग एक्चुअली हमने आपको वुमेन मूवमेंट इन इंडिया पढ़ाया था, राइट। देखिए दो मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो है वुमेन मूवमेंट और एक एनवायरमेंट, दूसरा है एनवायरमेंट मूवमेंट। आपको मैंने वुमेन मूवमेंट इन इंडिया कराया था, राइट। yes. और वर्ल्ड पे मैंने करा दिया था जब फेमिनिज्म कराया था, राइट। ये 3 वेव्स ऑफ वुमेन मूवमेंट है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, 4 वेव बताया था मैंने। सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव। तो फर्स्ट वेव कब आया था ये आपको पता नहीं होगा ना, शायद आप थी उस वक्त, मुझे नहीं पता है। आई डोंट थिंक यू वर देयर। आप थी जब मैंने वुमेन मूवमेंट बताया था? नहीं थी। ओके, इसमें थी मैं, ये इंडिया वाले में तो हमने किया। इंडिया वाले में तो थी, आई नो इंडिया वाले में आप थी। ये तो हमने अभी कुछ दिन पहले किया। राइट। ये थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देता हूँ वुमेन मूवमेंट वर्ल्ड वाइड जो हुआ था, और मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, आप पढ़िएगा अच्छे से, और फिर कंफ्यूजन होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके सर। तो फेमिनिज्म का जो पहला मूवमेंट हुआ था बताता हूँ। फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन मूवमेंट लिख लीजिए, फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन मूवमेंट। देखिए 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी टाइमलाइन। ये आज ही के नोट्स में है? नहीं, मैं नोट्स अलग से भेजूंगा आपको। आज के नोट्स, आज मैं इन्वायरमेंट मूवमेंट करूंगा। ये ऑलरेडी मैं इसके ऑलरेडी मेरा बना हुआ है पीपीटी, और ये मैं ऑलरेडी आपको भेज दूंगा सारा। ओके, क्योंकि हम वुमेन कर चुके हैं तो हम फिर से नहीं कर रहे हैं। फिर से हम ऑलरेडी फेमिनिज्म में पढ़ा चुका हूं, तो दोबारा मैं आपको भेज समराइज कर देता हूं, और फिर मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना, आप पढ़ना आराम से, और कल फिर डिस्कस कर लेंगे। मैं समराइज यहाँ पे कर देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट वेव ऑफ मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था? 19th सेंचुरी में। और कहां पर हुआ था? यूएसए और यूके में। कहां पे हुआ था? यूएसए एंड यूके। टाइमलाइन, स्पेस, मुद्दा क्या था, इश्यूज क्या था? इशू क्या था? राइट, वोटिंग राइट, राइट टू वोट, राइट टू वोट एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। देखिए ये पॉलिटिकल राइट हो गया, ये सिविल राइट हो गए, ये 2 राइट बेसिकली। और इसके प्रपोनेंट कौन थे, मतलब एक्सपोनेंट थे मैरी वेल्सनक्राफ्ट, जेएस मिल, राइट। मैरी वेल्सनक्राफ्ट, अभी लिखिए मत, वो पूरा, अगर आप पूरे ये नोट चले जाएंगे आप उसमें से लिखिएगा, बस में आप लिखिए मत, नोट्स वहां से बनाइएगा, राइट। या समरी लिखना है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट वेव ऑफ मूवमेंट तो कहां पे हुआ था? 19th सेंचुरी में हुआ था। कहां हुआ था? यूएसए में, यूके में, राइट। और इशू क्या था? राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, फाइन। यस सर। और एक्सपोनेंट कौन थी? मैरी वोल्सनक्राफ्ट, जेएस मिल,
राइट, कैडी सैनाटोन, कैंडी सैनाटोन, ये सब। और तो पहला जो इशू था वो राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन मूवमेंट में, राइट? यस सर। ओके, तो फर्स्ट वेव ऑफ मूवमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट मिल जाने के बाद भी इन्होंने देखा कि एक्चुअली चीजें तो बदली नहीं है, राइट? और उस समय सोशलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था, कहां पर? यूरोप में, राइट? यस सर। तो सोशलिस्ट मूवमेंट ने भी वुमेन मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया। देखिए, दूसरा है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट वुमेन मूवमेंट, सेकेंड वेव ऑफ वुमेन मूवमेंट। ये शुरू हुआ था 1920s एंड आफ्टर, राइट? यस सर। ये शुरू कहाँ हुआ था? यूरोप में एंड यूएसएसआर, राइट? यूएसए में भी शुरू हुआ था, यूरोप, यूएसएसआर, यूएसए। इशू क्या था? इशू ये था कि कैपिटलिज्म not only exploiting man, but woman too, right? यस सर। ये था कि देखिए कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री जाता है, कोई भी वर्कर्स फैक्ट्री आता है, घर पे खाना कौन बनाता है? महिला। महिला बनाती है, राइट? और फिर महिला का शेयर होता है इकोनॉमी में? नहीं होता है। नहीं होता है। तो अब देखिए, ये मान लीजिए फैक्ट्री है और मैन, ये घर है, घर से मैन जा रहा है काम करने फैक्ट्री में। यहां पर वुमेन क्या करती है घर में? हाउस होल्ड वर्क। यस। ये खाना बना के देती है, ये टिफिन देती है, मैन को देती है। उसके बाद मैन वो खाता है और फिर वो लेबर करता है, राइट? और मैन एक्सप्लॉइट होता है, इसका मतलब वुमेन का भी लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है। क्या कि मैन का जो लेबर है, इट्स डिपेंडेंट ऑन द वुमेन्स लेबर, द हाउस होल्ड लेबर, राइट? यस सर। वन थिंग। सेकेंडली, इनडायरेक्टली, यस यस, हाँ बोलिए। इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड, हाँ डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है ना। खाना आप जब देती है लेबर, पूरा घर में खाना बना के उस मैन को, तब तो वो हट्टा तगड़ा रहता है, तब वो लेबर इन्वेस्ट करता है। यस सर। अब जब वो मैन घर पे आता है तो ये क्या करता है? प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? मैन के हाथ में है। और प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम क्या है? जब प्रॉपर्टी है तो क्लास है, जब क्लास है तो स्टेट है, तब बुर्जुआजी है, राइट? वुमेन क्या है? प्रॉपर्टी लेस है, राइट? तो जब एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ क्रिएटर ऑफ स्टेट बट ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन बाय द मैन। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये केवल स्टेट को जन्म नहीं देता, केवल क्लास को जन्म नहीं देता, ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन बाय द मैन को भी जन्म देता है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे मैन ने अपने हाथ में कर लिया था, वुमेन ऑलरेडी हैज बीन डिस्पोज्ड, राइट?
अगेन जब मैन फैक्ट्री से घर पे आता है हाउस होल्ड में, वुमेन को, जो वुमेन के ऊपर वो कंट्रोल करता है, राइट, कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन. woman. हाँ, वुमेन, यस, कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन, राइट. Yes. So there are complex, capitalism. There is a capitalism and there is exploitation of women. Both are interrelated. तो solution क्या होगा? First we have to overthrow the capitalism. जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो मैन का जो डोमिनेशन है वुमेन के ऊपर वो कम हो जाएगा, राइट. मतलब एक तो प्रॉपर्टी के चलते होता है उनके ऊपर डोमिनेशन. हाँ, एक प्रॉपर्टी के चलते होता है, और एक कैपिटलिज्म के चलते होता है कि अगर मैन का लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है, मतलब वुमेन का भी लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्योंकि मैन का जो लेबर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वुमेन हाउस होल्ड लेबर. तो इसमें जो है वो अच्छा, प्रॉपर्टी राइट्स कैपिटलिज्म में ही तो आते हैं. हाँ, मैंने दो चीजें बोली, एक चीजें बोला, दो चीजें बोली है कि कैसे कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स वुमेन लेबर. मैंने ये बताइए आपको किस तरह से कैपिटलिज्म वुमेन लेबर को एक्सप्लॉइट करता है, राइट. और दूसरा ये बताया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव्स बर्थ टू वुमेन्स एक्सप्लॉइटेशन. राइट. सो अगर इफ यू एबोलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश करने से क्या क्या होगा? कैपिटलिज्म भी खत्म हो जाएगा, राइट, और वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन भी खत्म हो जाएगा. सो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी is one solution to end capitalism in society as well as women exploitation, right? Yes sir. Did you get the idea? Yes sir. So फर्स्ट वेव ऑफ मूवमेंट को कहते हैं, फर्स्ट वुमेन मूवमेंट जो था, फर्स्ट वेव मैंने जो बताया था उसको बोलते हैं लिबरल वेव. क्या बोलते हैं? लिबरल वेव ऑफ, राइट. सेकेंड वेव को बोलते हैं सोशलिस्ट वेव ऑफ, क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट वेव. हाँ, सोशलिस्ट वेव ऑफ वुमेन मूवमेंट. राइट. सो आप देखिए, वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, राइट टू वोट की बात कर रहा था, ये क्या बात कर रही है? एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिकॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ कैपिटलिज्म आल्सो एंड सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आल्सो, वुमेन्स एक्सप्लॉइटेशन, राइट? यस सर. ओके, सो दिस इज सेकंड टू वेव ऑफ मूवमेंट. समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस सर. नोट्स में बड़ा एक्सटेंसिवली नाम भी, एक्सपोनेंट भी, आइडिया भी बहुत सारे अच्छे से मैंने किए हुए हैं. बहुत लंबा चौड़ा नोट्स है, थोड़ा आप 2-3 दिन लगेगा, आपको एक दिन में नहीं खत्म होगा. तो फर्स्ट वेव ऑफ मूवमेंट पढ़िएगा, फिर सेकंड वेव ऑफ मूवमेंट पढ़िएगा, फिर थर्ड वेव ऑफ मूवमेंट पढ़िएगा, फिर फोर्थ वेव ऑफ मूवमेंट पढ़िएगा आराम से, राइट? यस सर. चलिए, थर्ड देखिए, अब क्या हुआ? थर्ड वेव ऑफ मूवमेंट. थर्ड वेव ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी बोलते हैं इसको, राइट? यस सर.
इसको बोलते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। क्या क्या बोलते हैं? रेडिकल फेमिनिज्म और रेडिकल मूवमेंट, वुमन मूवमेंट। इनका दो चीज था कि देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी, वुमेन के प्रॉपर्टी के पास प्रॉपर्टी आ जाने के बाद भी जो है एक्चुअली वो एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं हो रहा है। वुमेन के पास राइट टू वोट आने के बाद भी जो एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन का खत्म नहीं हो रहा है। और इन्होंने क्या किया, कहा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्या कहा? पर्सनल इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, जो मेन स्लोगन था इनका, पर्सनल इज पॉलिटिकल। और इन लोगों ने जेंडर्ड सोसाइटी का नाम दिया। क्या कहा? जेंडर्ड सोसाइटी। जेंडर्ड सोसाइटी। उन्होंने कहा कि ये, और इनका जो इंटरप्रिटेशन था वो था कल्चरल इंटरप्रिटेशन। क्या था? कल्चरल इंटरप्रिटेशन। कल्चरल इंटरप्रिटेशन। अब देखिए ये वुमेन मूवमेंट ने, इन्होंने क्या क्या कहा। एक तो कहा कि जो पर्सनल है वो कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए अरिस्टोटल ने भी क्या कहा, फैमिली, तो फैमिली में हम इंटरवीन नहीं कर सकते। फैमिली क्या होता है? प्राइवेट स्पेस होता है ना? यस। राइट। और अरिस्टोटल ने नहीं कहा, उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए वो भी कहा कि फैमिली एक प्राइवेट स्पेस होता है जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, राइट, और नहीं करना चाहिए। इवन रॉल्स ने भी कहा कि फैमिली एक प्राइवेट स्पेस होता है, राइट। गवर्नमेंट कहां इंटरफेयर करती है? पब्लिक स्पेस पे, राइट। सो फैमिली और मान लीजिए सिविल सोसाइटी, और फैमिली क्या होता है? प्राइवेट स्पेस होता है और पर्सनल स्पेस होता है, राइट, एंड और पब्लिक स्फेयर। तो चीजें दो भागों में बटी हुई है, प्राइवेट और पर्सनल और पब्लिक स्फेयर। लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट जो लॉ एंड ऑर्डर बनाती है किसके लिए बनाती है? टू रेगुलेट, yes, to regulate the behavior in the public sphere, right? Yes. But फेमिनिस्ट का कहना है कि देखिए जो फैमिली आप जिसको प्राइवेट स्फीयर मानते हैं, इट इज नॉट अ प्राइवेट एट ऑल, बिकॉज आप देखेंगे पब्लिक स्फीयर में भी पावर कंट्रोल होता है, प्राइवेट में भी, फैमिली स्फीयर में भी प्राइवेट कंट्रोल होता है। दो तरह के कंट्रोल होते हैं बेसिकली उन्होंने कहा। एक तो इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ मैन ओवर वुमन, राइट। दूसरा होता है सेक्सुअल कंट्रोल, राइट। जो बॉडी है वुमेन का, उसके ऊपर भी वुमेन का कंट्रोल नहीं रहता। किसका कंट्रोल रहता है? मैन का, राइट। एबॉर्शन कराना है या नहीं कराना है ये वुमेन डिसाइड नहीं करती, राइट। बच्चे कब पैदा करने हैं ये डिसाइड वुमेन नहीं करती, राइट। कितने करने हैं वो भी वुमेन नहीं करती, राइट। कब इंटरकोर्स करना है नहीं करना है वो भी वुमेन हार्डली डिसाइड करती है, राइट। कौन डिसाइड करता है? मैन डिसाइड करता है, राइट। सो पावर स्ट्रक्चर एंड डोमिनेशन आल्सो इज देयर इन प्राइवेट स्फीयर, राइट। इट इज नॉट absence of power domination. So since power domination यहाँ भी है, तो government should also interfere in the private sphere, and that is why this private or personal is political, right? तो इसका इशू क्या था? मतलब यही इशू था कि हमें जब प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं वहां पे कंट्रोल है, मतलब प्राइवेट स्फीयर में भी, तो हमें सिर्फ पब्लिक स्फीयर में गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे बल्कि प्राइवेट में भी करे। प्राइवेट में भी करे, यस।
हाँ, तो फैमिली से रिलेटेड लॉ लाए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अभी आया है, राइट। यस सर। कि कोई भी जो पुरुष है वो वायलेंस ना करे, लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यस। तो ये 1960s के बाद आया है, इसको बोलते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। और ये लोग बहुत ही मतलब बहुत ही एग्रेसिव थी, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के, कि हाउ वुमेन फेसेस सेक्सुअल वायलेंस नॉट एट द पब्लिक स्पेयर बट आल्सो इन द प्राइवेट स्पेयर। जो आप प्राइवेट स्पेयर जिसको बोलते हो, वो एक्चुअली वहां पर वुमेन फेस करती है ये सेक्सुअल हरासमेंट, राइट, through their relatives, right, even husband, even क्या husband, right। यस सर। और इनका कहना था कि देखिए हम सब की बात करते हैं, मार्क्स किसकी बात करते हैं, मार्क्स क्लास पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वो ये फेमिनिस्ट कहते हैं कि वी हैव टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, नॉट ओनली क्लास पॉलिटिक्स, राइट। यस सर। और ये लोग कहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट, चाहे हॉब्स थे, चाहे लॉक थे, चाहे रूसो थे, उन लोगों ने प्रॉपर्टी के साथ साथ वुमेन को भी सबजुगेट कर दिया, राइट। क्योंकि वुमेन को उन्होंने अब एक भागीदार नहीं माना। दे डिड नॉट एक्सेप्टेड और दे डिड नॉट एक्सेप्ट वुमेन एज अ पार्टिसिपेंट इन द पब्लिक स्फेयर। Even John Rawls, John Rawls makes in his theory of justice, men as a head of the family, right? यस सर। तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट थी वो बड़ा ही मतलब रेडिकल मींस एंड उनका जो व्यू पॉइंट था बड़ा ही स्ट्रांग था। उसमें मैंने तीन चार रेडिकल फेमिनिस्ट का व्यू भी लिखे हैं पर्टिकुलर, राइट। तो वो भी पढ़िएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये थर्ड फेज हो गया, राइट। और उन्होंने कहा कि, और ये लोग सोचिए, ये लोग फैमिली में बोल रहे हैं कि फैमिली में प्रॉब्लम है, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एबोलिशन ऑफ फैमिली, दे आर टॉकिंग अबाउट रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन विद इन द फैमिली। फैमिली में बहुत टेंशन है वुमेन और मैन के बीच में, एंड वुमेन जो है जनरली सबजुगेटेड। इफ वुमेन ट्राई टू assert, woman faces harassment, right? Physical harassment, mental harassment, sexual harassment, right? Yes sir. Right. So they talks about what you call egalitarian family, a family that should be equal, right? Yes sir. They don't talk about rule of woman. No. फेमिनिज्म मतलब इक्वालिटी, जितना इक्वालिटी आ सके विद इन द फैमिली, राइट। यस। ओके, सो दे टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग, वो उसमें लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़िएगा। फोर्थ वेव ऑफ मूवमेंट है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, वुमेन मूवमेंट। यस, फेमिनिज्म बोले तो इसको काट के फेमिनिज्म कर दीजिएगा, और नहीं तो मूवमेंट पूछेगा तो वहां पर मूवमेंट लिख दीजिएगा, राइट। वही स्कॉलर आएंगी, वही, क्योंकि मूवमेंट का ही तो कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी था, राइट। अब फोर्थ वेव ऑफ मूवमेंट कब आया है? 1990 के बाद, 1990s एंड आफ्टर। 90 पोस्ट 1990 ऐसे लिख लीजिए, इतना ज्यादा लिखनी है, पोस्ट 1990। ये थर्ड वाला कब था? 1960s के बाद, 1960s 70s में आया था, से 1990 तक पीरियड था। पहला कब था? 19th सेंचुरी। यस। फिर सेकेंड कब था? 1920s एंड आफ्टर। 1920s एंड आफ्टर। थर्ड कब था?
1960s to 70s. Yeah, 1960s 70s. हाँ, okay. फोर्थ वेव था पोस्ट 1990. अब ये देखिए 1990s. अच्छा, इसका नाम था लिबरल वुमेन मूवमेंट और इसका था सोशलिस्ट वुमेन मूवमेंट. थर्ड था इसका नाम radical. रेडिकल वुमेन मूवमेंट और इसका नाम था इंटरसेक्शनैलिटी. क्या था? Inter what? सेक्शनैलिटी. Okay. बड़ा कठिन है. Intersectional. यस, इंटरसेक्शनैलिटी. नाउ 1990 में क्या हुआ कि देयर आर different kind of movement coming within the women movement. So आपने देखा कि radical movement was also one kind of voice. Like 1920 में हमने देखा socialist movement was a one kind of voice. 19th century में हमने देखा liberal movement जो थी, liberal women movement, that was one kind of movement. 1990 में जो marginal community थी वो बोलने लगी. Black woman, black woman. कौन? Black woman. Black woman. And they started talking about the experiences of black women. So experiences of black women would be different from the experiences of white women. Right? Yes, Or sir. experiences of Dalit women would be a little different from experiences of a Brahmin woman. Yeah. Brahmin woman. Right? About the patriarchy. Right? So, the exploitation is not a homogeneous, it is heterogeneous. And exploitation can be articulated on the basis of, class, caste, gender, sexuality. So, जब आता है कि आप देखेंगे कि एक टाइम पे किसी का वुमेन एक्सप्लॉयटेशन कैसे फील करना है. I can't talk, I cannot tell you the, experiences of woman exploitation because I am not a woman. I can feel the pain of woman, but I cannot experience because I'm a man. Yeah. Right? I can tell you the apathy or the atrocities hai. I can feel the pain, right? At least I can feel. Right? But I cannot experience because I'm not a woman. Right? So here, a white woman has different experience, black woman has different experience, and Dalit woman has different experience, Brahmin woman has different experience of woman, of exploitation, of patriarchy. Right? Yes, sir. So basically, the fourth wave was called intersectionality approach. And there are different kind of movement. So black woman movement, Dalit woman movement, right? White woman or Brahmin woman नहीं, मैंने example दे दिया. So black woman movement आ गया, Dalit woman movement आ गया. एक scholar हैं जो बात करते हैं कि दलित शर्मिला रहेगी, right? जो दलित woman talks differently, जो दलित woman का जो voice है that is different. Then environmental, a green woman. Green woman मतलब जो woman जो environment से degraded है, इसको बोलते हैं हम Green woman. green woman. Then post-colonial woman. The post-colonial woman has different story than the woman of the West, the first world, right? Okay. Yes, sir. So there is a different story of woman experiences, articulated by different women groups.
दैट इज द फोर्थ वेव। अब मुझे बताइए कि चारों वेव समझ में आया? यस सर। क्लियरली? यस। बट मैंने एक्चुअली आपको खिचड़ी दिया है, आसान था इसलिए अच्छे से समझ में आ गया। और बट मैंने वहां पर बहुत ही अच्छे से एक एक वेब को बहुत अच्छे से लिखा है, राइट? ओके। हाँ, सो यू डिड इट देयर एंड देन आप उसको पढ़िए, आप नोट्स बनाइए और फिर जो अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, राइट? श्योर सर। तो ये वुमेन मूवमेंट हमने कर दिया और हम करेंगे इन्वायरमेंट मूवमेंट। अभी इन्वायरमेंट मूवमेंट करेंगे। चलिए, अब इन्वायरमेंट मूवमेंट आपने सुना होगा इन्वायरमेंट मूवमेंट के बारे में? यस। क्या क्या सुना है? वैसे हमने इन्वायरमेंट मूवमेंट वहां पे भी किया था। हाँ, बट वो हमने इंडिया लेवल पे किया था। ये हमें वर्ल्ड लेवल पे करना है। ये हमें वर्ल्ड लेवल पे करना है कि वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट मूवमेंट क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम आए, कौन लोग, कौन कौन से संस्थान आए काम करने के लिए, राइट? सो जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, राइट वो राइट भी एक राइट इन्वायरमेंट मूवमेंट है। राइट राइट राइट। यहाँ पे देखिए ना, हुआ था। द लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट दैट सेकेंड द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हैं। आपने इन्वायरमेंट का क्लास किया है? अभी ज्योग्राफी के बाद है वो। अभी तक खत्म नहीं हुआ इन्वायरमेंट? कोई बात नहीं, तो वहां पर कुछ कराया होगा आपको इन्वायरमेंट मूवमेंट के बारे में, राइट? तो एक्चुअली ये इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम कहां से आया बता? प्रॉब्लम तो आया एंथ्रोपोलॉजी चेंजेस से, एंथ्रोपोलॉजिकल चेंजेस यानी सोशल चेंजेस से, राइट? या मॉडर्न इकोनॉमिक मैन अपने यूज के लिए एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है, तो राइट वहां से कुछ इश्यूज आए और कुछ जो है वो नेचुरल इश्यूज है। modernity, that is industrialization. यस। Industrialization, second science. अर्बनाइजेशन। Yes, science. Man versus environment, nature. नेचर। Yes, this is a struggle. Exactly, this is a struggle between man versus nature, right? And man tried to develop for themselves, but at the cost of nature, right? Yes. And this is the root cause. This is the root cause of the environment degradation, right? Yes, sir. So what man did to develop themselves? आप लिखते जाइए, man versus nature, industrialization, science, modernity. What man did? Deforestation. Yes. Man started industrialization actually, right? Man started development. What they started? Development. डेवलपमेंट बाद में आया, 1950 के बाद कॉन्सेप्ट आया है 1950s में, तो हम 1950 में ये यूज नहीं करते हैं ये वर्ड। मैन ने शुरू क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? एंड दे स्टार्टेड started using new technology, new chemicals, right? And you have beautifully said that it is a struggle between man and nature. Man try to conquer the nature, right? So actually it is not that there was no environmental movement in before World War II, but before World War II it was
at the local level, right? Yes, sir. कहीं पे यूरोप में हो रहा है, हाँ कहीं पे कहीं और हो रहा है. So it was at local level. But in the post World War II, in the post World War II, environment movement become a global. मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं था लेकिन लोकल लेवल पर था लोकल और लेवल पे था. वर्ल्ड वॉर टू के बाद environment movement, you know, attracted the attention at international level, right? Yes, sir. So if you see in 1960s there are few books, like दो किताबें आई थी. एक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग, जिसको लिखा था रैचल कार्सन ने, और दूसरा किताब था आवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट, जिसको लिखा था मोरे बुकचिन ने. कब आई थी ये दोनों किताब? 1962 में आई थी. कब आई थी? 1962. And you know, these two books really debated at the international level, right? So this book, Rachel Carson's Silent Springs, you know, and she demonstrated how pesticides, right, using like DDT is harming ecology, right? And similarly, this More Bookchin's Our Synthetic Environment, you know, examined how pesticides or food additives and X-ray causes, you know, environment and human illness and also cancer, right? And ये 1960 की बात है, right? Yes, sir. 1970 में क्या हुआ कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गए, इंटरनेशनल एनजीओस, right? And they advocated for the green, right? They were the green activists, right? Like आपने वर्ड सुना है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ? Friends of Earth. फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, यस. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ. Okay. Right? So 1970, you know, you witnessed the birth of new international NGOs, ranging from Greenpeace and Friends of Earth to animal liberation activists. They were also called eco-warriors group, right? And they were campaigning, you know, of, you know, danger of pollution, deforestation, and declining of natural resources. तो ये अभी चल रहा था. एक देखिए, एक स्कॉलर लेवल पे, ये एक्टिविस्ट लेवल पे. यूनाइटेड नेशन ने एक अनऑफिशियल रिपोर्ट एक्चुअली प्रोड्यूस किया. उस यूएन रिपोर्ट का नाम था ओनली वन अर्थ, 1972 में. और उसी वक्त यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम. उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट का नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ. क्या नाम था? Limits to growth. Yes. So this club of Rome report, you know, highlighted impact of capitalism on environment, like world population, how world population is increasing, you know, industrialization is increasing, how pollution is increasing, how food is scarce, and how resources are depleted. कितने ये बढ़ रहे हैं सारे. अब देखिए, तो ये ग्राफ है. और इन्होंने एक्चुअली देखिए 1900, 1950, 2000, 2050, 2100,
रिसोर्स कैसे डेप्लीट कर रहा है, रिसोर्स का ग्राफ देखिए कैसे नीचे आ रहा है। यस, पॉपुलेशन बढ़ रही है। राइट, आप पॉपुलेशन देखिए ये कैसे बढ़ रही है। राइट, एक टाइम के बाद डिक्लाइन करेगी, बट ये तो हाँ एक्चुअली एक अंदाजा था, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं होता ना कि कोई तो ये एस्ट्रोनॉमर नहीं है कि भविष्यवाणी कर देंगे। ये दिखा रहा है कि 1925 के आसपास पॉपुलेशन डेंट होगा, बट पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है ना, पॉपुलेशन घट कहाँ रहा है। रिसोर्सेज से कंपेयर की जाए तब तो बढ़ ही रहा है। हाँ, रिसोर्सेस खत्म हो रहा है, फूड पर वो बढ़ कैपिटा रहा है। वो भी घट रहा है। हाँ, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी उतना नहीं बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद ये भी घटेगा। राइट, एंड पॉल्यूशन भी बहुत बुरा हाल है। और ये दिया था क्लब ऑफ रोम ने, तो कौन दिया था? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम। और उस रिपोर्ट का नाम क्या था? द लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या नाम था? द लिमिट्स टू ग्रोथ। द लिमिट्स टू ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ कितना करोगे। राइट, कितना ग्रोथ करोगे, कितना कर लोगे। राइट, देखो हम क्या हो रहा है, ये एनवायरनमेंट पे क्या असर हो रहा है। राइट, सो दिस टू रिपोर्ट बेसिकली वाज द फंडामेंटल एंड ट्रांसफॉर्मेटरी, एंड एक्चुअली इन्वायरमेंटल इशू बिकेम इंटरनेशनल कंसर्न इसी रिपोर्ट के बाद। ट्रूली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इसी रिपोर्ट के बाद ये जो इन्वायरमेंटल इशू था वो क्या बना? एक इंटरनेशनल कंसर्न बना। राइट, एसिड रेन होने लग गए, कहीं पे ओजोन डेप्लीशन की बात होने लग गई, caused by emission of man-made chemicals such as chlorofluorocarbon and halogens। ये दो गैस थे जो ओजोन, जो आपको पता है ओजोन यस, हमारे ऊपर एक्चुअली एनवायरनमेंट में ओजोन है, और ओजोन क्या करता है? यूवी रेज को आने से प्रोटेक्ट करता है। यस यस यस, जो एक अल्ट्रावायलेट रे है उसको आने से प्रोटेक्ट करता है हमारे। राइट, बट वो ओजोन का डेप्लेशन हो रहा था, ओजोन का उसमें एक छेद हो रही थी, मतलब डेप्लेशन खत्म हो रहा था, प्लस एसिड रेन हो रहा था। डू यू नो एसिड रेन? यस, आज जो ताजमहल है उसमें थोड़ा सा, कोई भी आप देखेंगे संगमरमर का जो घर है, यस, वो पीला पड़ जाता है। राइट, यस, सो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम को लेकर के एनवायरमेंटल इशू एक इंटरनेशनल इशू बना। एक्चुअली मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाना चाहता था, बट यहीं पढ़ा देता हूं। सब में एक ही चीज लिखना है, कोई अंतर नहीं है। तो पहला जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ इन्वायरमेंट पे वो हुआ था 1972 में। राइट, और इसको किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने। राइट, दैट इज कॉल्ड द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एट स्टॉकहोम, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इट वाज अ फर्स्ट international conference called by United Nations, right? And it led to establishment of United Nations Environment Program, UNEP, which is responsible for coordinating the environmental activities of states and international organizations to promote better regional and global environmental protection। जो UNEP है वो देखता है पूरे वर्ल्ड में कि कौन से वर्ल्ड कितना एनवायरनमेंट के लिए कर रहा है, कितना एनवायरनमेंट ये कर रहा है, क्या वो कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, कितना कौन बचा रहा है। राइट, ये पहले एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद फिर भी ये जो इशू था वो मतलब आगे नहीं बढ़ा। व्हाई? क्योंकि 1973 में एक ग्लोबल रिसेशन आया था due to oil crisis। Girl, you know, कोल्ड वॉर, ये दो चीज थे, न्यू कोल्ड वॉर और ओल्ड, ये जो क्राइसिस था ऑयल क्राइसिस के कारण एक ग्लोबल रिसेशन आ गया था। कब?
1973 में, right? So this environment movement did not push ahead in the direction of international agenda. But if you see the 1984, the Bhopal chemical plant disaster, right, and 1986 Carbonyl nuclear disaster, these are two major disasters. ये भोपाल तो इंडिया में हुआ था और 1986 का जो कार्बोनाइल न्यूक्लियर डिजास्टर है वो हुआ था यूक्रेन में, right? And it had influenced the world about the environmental degradation. Many, have, linked the idea of environment problem with development. कि हम किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, हाँ क्या इम्पैक्ट होगा, right? So if you see this PPT, this is Bhopal gas tragedy. You must have heard of Bhopal gas tragedy. और एक था एक्चुअली यूक्रेन में हुआ था जिसको बोलते कार्बोनाइल न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986 में, राइट? सो उसके बाद 1987 में क्या होता है कि ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आता है। उस कमीशन का रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर। Yes, and that our common future emphasized on the idea of sustainable development, right? And this, report emphasized on sustainable development. क्या मतलब है sustainable development का? मतलब हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करेंगे कि आज का भी यूज हो जाए और अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा लें। ये नहीं कि आज ही उन्हें डिप्लीट कर देना यूज करके। Exactly. कि we must approach towards the development so that we can sustain ourselves and our generation also can sustain, right? So जो हम अपना जो नीड है, और इसी टाइम पे देखेंगे, इसी टाइम पे यूरोप में ग्रीन पॉलिटिक्स शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? ग्रीन पॉलिटिक्स जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, एंड ग्रीन पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडिया, राइट? बैक टू द विलेज। फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा यस करेंगे 5 मिनट और मुझे दे दीजिए। तो ये कॉमन, ये थोड़ा एक जगह पे लाके मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद करेंगे। 1992 पे रेडियो समिट पे लाके छोड़ देता हूँ बस, राइट? So this Brundtland Commission report prepared the way for 1992 Rio Earth Summit. Have you heard of Earth Summit? Yes. क्या था ये? Officially, it was a UN conference on environment and development. And 20 साल के बाद स्टॉकहोम का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972, उसके 20 साल के बाद 1992 में हुआ था। क्या था ये रियो समिट? ये क्या, इसकी डिटेलिंग्स तो नहीं पता। एग्जैक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। Yeah, exactly. So it was called Earth Summit 1992, and it was called United Nations Conference on Environment and Development. ये दो तरह से आपको काम करेगा, पॉल साइंस में भी काम करेगा और एस्से में बहुत काम आएगा आपको, राइट? एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एस्से है, अदरवाइज एनवायरनमेंट अलग से एक डिसिप्लिन जोड़ दिया है इन लोगों ने, राइट? तो सो अर्थ समिट में एक्चुअली जो हुआ था, तो उसमें 100 कंट्रीज ने गैदर किया था। 100 कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट, राइट, गए थे और वहां पे पार्टिसिपेट किया था। और उसमें अलग अलग कन्वेंशन पे साइन हुआ, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन,
a framework convention on climate change, principle of sustainable forestry and agenda 21. Right, so agenda 21 क्या है? Do you know? नीति आयोग का नहीं, एजेंडा 21 जब वो 1992 रियो समिट, अर्थ समिट में ही आया था। अच्छा, रियो अर्थ समिट है, इन्होंने अलग अलग कन्वेंशन किए थे और उस कन्वेंशन का अलग अलग उस पर साइन हुआ था। राइट, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे अलग कन्वेंशन हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन पे अलग कन्वेंशन हुआ था, अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अलग हुआ था, प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री पे अलग हुआ था, एजेंडा 21 पे अलग हुआ था। राइट, यस सर। सो agenda 21 consists four main sections. One is social and economic dimension, other is, आप पढ़ लीजिएगा इसको, मुझे लगता है हाँ बोर हो रही हैं आप ना। एजेंडा 21 सब लिखा हुआ है। 1990s के बाद क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का जो डिबेट था ना, वो जो इशू था वो फोकस होने लगा क्लाइमेट चेंज पे। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा था? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। राइट, जिससे हमने वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन। यस, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली हीट अप ऑफ द दिस थिंग सरफेस ग्राउंड ऑफ द अर्थ। Right, exactly. So why it is why the surface is warming? क्योंकि हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। राइट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो सन से लाइट आती है और इस लाइट को, ये जो रे हीट है वो सीधा फिर से एनवायरनमेंट में चला जाना चाहिए। राइट, बट क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस नीचे है तो वो उसको जाने नहीं देता और ये हीट इधर आसपास ही रहता है, धरती पे ही। ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस हो जाती हैं तो ये ट्रैप हो जाती है नीचे ही। एग्जैक्टली, और उसके कारण बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली ग्लेशियर पिघल जाते हैं। राइट, ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है? सी का जो लेवल है वो ऊपर चढ़ता है। राइट, बहुत सारा वेदर में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। कहीं पे बारिश नहीं होना हो तो बारिश हो जाते हैं, कहीं पे ड्रॉट ना होना हो तो ड्रॉट हो जाता है। राइट, सो देयर आर सो मेनी चेंजेस। सो यहां तक मैं छोड़ देता हूं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद कल करेंगे आगे। राइट, यू नो यूएनएफसीसी, इसी अर्थ समिट ने यूएनएफसीसी कराया था। अर्थ समिट का कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि इन्होंने एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बोलते हैं यूएनएफसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। राइट, ऑफ कोर्स आप क्लाइमेट में ही पढ़ाएंगे, क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट के क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ाएंगे, मल्टीपल जगह आप पढ़ते हैं इसको। राइट, यस सर। ओके, सो मैं फॉरेन पॉलिसी पे चलो, स्विच करें थोड़ा, ब्रेक ले लें। ठीक है 5 मिनट। यस सर। ओके, so see you after 5 minutes.
Yes. Yes, sir. So today we are going to start India and South Asia. Right. So in the South Asia, आप एशिया के बारे में South Asia is this China, Myanmar, India, Laos. चाइना नहीं आता है उसमें. साउथ एशिया में आता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, राइट. एंड हाँ, इवन अफगानिस्तान को हम शामिल नहीं करते, बट सार्क में हमने शामिल कर दिया है. वो भी वेस्ट एशिया का पार्ट हो जाता है, अफगानिस्तान. Right. Okay, sir. So we are going to do India-Pak relationship. What do you know about the India-Pak relationship? It is one of the most contested, and debated relationship in India. बच्चा जानता है पाकिस्तान के बारे में थोड़ा. नहीं. Because why क्यों जानता है? One because India and Pakistan both were one nation, right? One territory basically, right? Yeah. And we have shared history. Shared language. कुछ अंतर नहीं है except religion का, right? क्या जानती हैं आप बताएं. अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशन फ्रेंडली है या नॉन फ्रेंडली, तो नॉन फ्रेंडली है. राइट, वेरी गुड. तो और उसके बाद अगर फ्रेंडली तो दूर की बात है. हम नॉन फ्रेंडली नहीं, एनिमी बता दीजिए. एक्चुअली वी आर एनिमी. India is an enemy to Pakistan. Pakistan is an enemy to India, right? Yes. और पाकिस्तान के तरफ हमारी कुछ जो पॉलिसीज होती हैं, that depends on the behavior of पाकिस्तान, कि वो कैसे, मतलब जैसे अगर कुछ अटैक वो करते हैं तो इंडिया टेक्स डिसीजंस लाइक उनके साथ उनके एक्टर्स बी अलाउड हियर. मतलब कुछ एक्शंस के बेसिस पर ही डिसीजंस होते हैं. राइट. सो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को हम जो अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ इंड्यूरिंग रिवाइलरी. इट इज अ कंटिन्यूड रिवाइलरी, राइट. फ्रॉम सिंस ऑफ बर्थ हम आपस में लड़ रहे हैं. इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ hostile, conflict, war, isn't it? We have geographical regions को लेके जो है वो continuous. Right. So if you see, so 1947, this is the graph, right? 1947, India and Pakistan got independence from Britain, right? And just after, after 2 months, 3 months after, a war erupted, right? That is called First War, 1947-48. Just 3 महीने बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने बाद, right? Got the idea? Yes, sir. And and after that we have fought many wars. 1965 में हमने लड़ा, 1971 में हमने लड़ा, ठीक है. 98 कब, उसके बाद 1999 में हमने कारगिल वार लड़ा, right? And we are always in a struggle, right? So जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, उन्होंने कहा था कि फ्रेंड्स कैन बी चेंज्ड बट नॉट नेबर्स.
Friends can be changed, but not neighbors. not neighbors. राइट कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन नेबर्स को हम कैसे बदल देंगे, वो तो साथ में ही रहेंगे. who have to live together, right? And if you take the India and Pakistan, you know, India is comparatively big in size, population, economy, power, right? And India's leadership is well accepted at international level, right? Yes. India's Pakistan relations have historically been marked by mistrust, broken promises, unresolved issue, and unending conflict, right? Yes, sir. इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशंस है हिस्टोरिकली किस पे बेस्ड है? मिसट्रस्ट पे, ब्रोकन प्रॉमिसेस, अनरिजॉल्व्ड इशू, अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, राइट? हमारा जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ बड़ा ही, यू नो, why this depiction of India Pakistan conflict usually begin with the quarrel over the Kashmir? रीढ़ की हड्डी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर. Kashmir, right? And Kashmir is the original feud that has persisted beyond the war of 1948, right? And the inability of India and Pakistan and the feud has left the two, you know, countries in a permanent state of war. The both countries don't want to solve this issue, and, you know, unable to solve this issue, right? Yes, sir. So Astos Varsne, Sumit Ganguly and Astos Varsne have argued that for India, Kashmir is a symbol of secular nationalism. इंडिया के लिए क्या है? कश्मीर एक सेकुलर नेशनलिज्म है, राइट? इट मींस, यू नो, अ मुस्लिम टेरिटरी कैन हैप्पीली स्टे विद इंडिया व्हिच इज अ हिंदू मेजॉरिटी नेशन, राइट? बट फॉर पाकिस्तान, बाय कॉन्ट्रास्ट, कश्मीर इज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म, राइट? कश्मीर substantiates the view that Muslim in northwestern part of the subcontinent are part of a larger Muslim nation, that is Pakistan, and must be free from Hindu domination. इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है? कश्मीर इज अ सेकुलर नेशनलिज्म, कि एक ऐसा रीजन जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है वो भी एक हिंदू स्टेट के साथ रह सकता है, क्योंकि ये सेकुलर स्टेट है, ये एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, राइट? Yes. पाकिस्तान का व्यू क्या है? इसके उल्टा, कि भाई कश्मीर एक सिंबल है रिलीजियस नेशनलिज्म का, कि सिंस वहां मुस्लिम है और हम लोग भी मुस्लिम कंट्री है तो वो हमारा होना चाहिए, राइट? उसको फ्री करो डोमिनेशन से, वहां पर हिंदू डोमिनेट करता है, वहां पर कश्मीर खुला है, उसको आजाद कराओ, राइट? ये एक कंटेस्टेशन बना हुआ है, राइट? And, you know, due to this continuous conflict over Kashmir, you know, India and Pakistan have fought 4 wars: 1947-48, 1965, and 1971, and 1999. Sir, एक second. Yeah. Someone is playing songs. I don't know, very loud voice. Just a sec, sir. Okay. Okay. Yes, sir. हाँ, सो ये जो हमारा कश्मीर के ऊपर जो कंटेस्टेशन है उसके कारण हमने 4 बार युद्ध हम लड़ चुके हैं, राइट? यस सर. हाँ, और जो टीबी पॉल है, टीबी पॉल क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को कैसे बताया है कि इट इज ए एंड्योरिंग रिलेशनशिप, इट इज ए एंड्योरिंग रिवाइलरी. एंड्योरिंग रिवाइलरी मतलब हम कंटिन्यूअस रूप से आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और ऐसा झगड़ा जो कभी सुलझ ना रहा है, राइट?
यस सर। सो टीवी पॉल का एक व्यू है, एक है सुमित गांगुली और आशुतोष वार्ष्णेय का व्यू। सुमित गांगुली और आशुतोष वार्ष्णेय क्या कहते हैं कि कश्मीर, इंडिया के लिए कश्मीर एक सेक्युलर नेशनलिज्म है, लेकिन पाकिस्तान उसको सिंबल ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म मानता है कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम है और वहां पे है तो वो हमारा होना चाहिए, वहां पे भी मुस्लिम। सर जो जीएस में आईआर होता है और जो पीएसआईआर में आईआर है, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर वो इसमें आता है तो हमें ये तो ऑथर्स के नाम लिखने, वहां नहीं लिखने। हाँ, वहां पे छोड़ सकते हैं, या आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, एक दो ऑथर का, ज्यादा मत लिखिएगा, वो समझ जाएगा पीएसआईआर का। एक ऑथर का कोई लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई एक ऑथर का बाद में लास्ट में लिख सकते हैं। एक दो ऑथर का लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जरूर लिख सकते हैं एक दो ऑथर। मतलब उससे ऐसा तो इम्पैक्ट नहीं जाता ना कि पीएसआईआर का यहाँ पे लिख दिया है ऐसा? ना, ऐसे इकोनॉमिक्स को लोग होते तो वो अपने इकोनॉमिक्स के फील्ड में अपना फायदा उठाते हैं, है ना। तो हम पीएसआर के हैं तो ऑफ कोर्स पीएसआर में जो सुमित गांगुली बहुत बड़े नाम है, आप जरूर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, अपना व्यू डालने से तो अच्छा है कि सुमित गांगुली, आशुतोष वार्ष्णेय, टीवी पॉल, राइट, बड़े जो राजेश बसरूर, ये जो बड़े बड़े लोग ऑलरेडी कह चुके हैं इसके ऊपर, वो बात हम भी कहें ना। यस, वो बात कहें और उनके लैंग्वेज में कहें। टीवी पॉल बहुत बड़े ऑथर है इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, बहुत ऑथोरिटेटिव ऑथर है, और ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, इट इज लाइक एंड्यूरिंग रिवाइलरी, राइट, वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, राइट। यस सर। So this is but the Rajesh Basroor has argued that the heart of conflict between India's and Pakistan lie with the India's status quoist approach towards Pakistan. इंडिया क्या चाहता है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान, हम कश्मीर हमारे पास है वो बना रहे, और पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान उसको अल्टर करना चाहता है, इतना ही फर्क है। पाकिस्तान चाहता है किसी तरह से इंडिया से कश्मीर हटके हमारे पास आ जाए, और जो इंडिया का अप्रोच है कि वो किसी तरह वो इंडिया में रहे। इन कश्मीर इज अ वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज national unity and integrity. Yeah. So हमेशा the Prime Minister always says that Kashmir is a very much integral to the Indian Union. Yeah, country. एक है स्टैनले विलपर्ट, इनका कहना है कि no Asian conflict has proved more deadly, costly or more intractable than which continue to divide India and Pakistan over Kashmir. Right? Got the idea? No Asian conflict has proved more deadly, costly or intractable than that which continues to divide. इंडिया और मतलब कि कोई इंडिया और कश्मीर के ऊपर जो एक डिवाइड है इन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कोई दूसरा एशियन कॉन्फ्लिक्ट और नहीं है, राइट। बट आई डोंट एग्री रिपोर्ट का, इजराइल का अभी जो ये इजराइल के बीच में जो ये प्रॉब्लम है, पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो मोर डेडली, कॉस्टली। हमने आपको उस दिन कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन डाल गया, ब्रिटिश ने डिवीजन डाल दिया कश्मीर को लेकर के, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में उसने डाल दिया। इजराइल फिलिस्तीन डालने वाला कौन, ब्रिटेन। इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम डालने वाला कौन, ब्रिटेन, राइट। So it was a problematic. Kashmir is always issue on India's और Pakistan conflict. Question लिखूं? Yes sir. Okay.
discuss India-Pakistan relationship in the backdrop of Kashmir. Discuss India-Pakistan relationship in the backdrop of Kashmir. Right? Yes, sir. So India-Pakistan relationship पे मैं आज इतना ही प्रिपेयर हूँ. नेक्स्ट जो और आइडिया है वो आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा. ओके. ठीक है, मुझे कम टाइम मिला तो मैंने जितना कम प्रिपरेशन हो चुका किया. बट we can talk about India-Pakistan relationship, but जो पढ़ाना है, of course, I come with the preparation, right? I do prepare before teach you. So अगर हम इंडिया पाकिस्तान को रिलेशन, एक है राजेश बसरोर, इनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है can be described in a 4 term. One is defeat, second is content. It is India's policy towards Pakistan. इंडिया का जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के साथ 4 है. एक है डिफीट, दूसरा है कंटेन, तीसरा है नेगोशिएट और चौथा है कंसीड. डिफीट का मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक इंटरवल लेवल पे वार होता है, जैसे 1948 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में हुआ, और अभी जो एक्चुअली बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक हुआ था. राइट? यस. हाँ, तो हमारा ये टेंडेंसी रहता है इंडिया का कि वी वांट डिफीट, राइट? वी वांट टू डिफीट पाकिस्तान, राइट? And we also use, containment policy of limited war. We don't go the full fledged of war. हम तभी जाते हैं जब पाकिस्तान वार पे आता है या ऐसी हरकतें करता है. राइट? लाइक 1947-48 में भी हमने अटैक नहीं किया था. 1965 में हमने अटैक नहीं किया था. अटैक उधर से ही पहले हुआ था. 1971 में अटैक नहीं हुआ था. अटैक कारगिल में भी अटैक उधर से हुआ था. तो हमारा ये रहता है कि जो भी उनका एक्टिविटी है उसको हम कंटेन कर दें, उसको फिक्स कर दें, और फिर हम वार आगे नहीं ले जाते हैं. हम वार से पीछे हट जाते हैं. एंड आवर पॉलिसी इज ओनली फॉर कंटेनमेंट. राइट? वी यूज ओनली लिमिटेड वार. अभी जो सर्जिकल इस बार तो रिटेलिएट वाली थी. यस. तो हम जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, surgical strike was also kind of limited war, right? A targeted war. बट उसको कंटेन तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो रिटेलिएट कर दिया. कंटेन मींस कि हम कि रिटेलिएट ना करें, डिफेंस करें सिर्फ. हाँ, डिफेंस करें, ये भी तो डिफेंस था. सी, अगर ये भी एक, दिस इज ऑल्सो, that's that's क्या अभी कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? दिस इज कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस. अजीत डोभाल. दिस इज अजीत डोभाल्स डॉक्ट्राइन, offensive defense. So we have to defend ourselves. We are not going to for a war, no, but we have been little offensive to defend ourselves. Are you getting my point? Yes, sir. अजीत डोभाल, अभी बताऊंगा अजीत डोभाल का जो क्या डॉक्ट्राइन है टुवर्ड्स द पाकिस्तान पॉलिसी, कल बताऊंगा, आज नहीं. ये इनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था. वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ही इज. हाँ, he is. The entire life he spent for protecting India's unity and integrity. Right? He's a national security advisor now. Yes. Very, very powerful person from the last 10 years. Yes. Right. So containment के बाद आता है negotiator.
sometimes we negotiate like समझौता एक्सप्रेस, हम MFN दे देते हैं, मोस्ट फेवरेबल नेशन का तो जैसे हमने अभी कर लिया वो किस पे किया था, बस यात्रा कर लेते हैं, कभी हम क्रिकेट खेल लेते हैं, कभी हम एरोप्लेन ऊपर से चलाने लग जाते हैं, राइट। हम नेगोशिएट करते हैं कि जो चीजें हैं नॉर्मल हो जाए, राइट। अभी रिसेंटली चाइना ने सर कहाँ पे अटैक किया था, व्हाट वाज दैट प्लेस, वो गलवान, हाँ गलवान वैली, वहां पे भी हमने ऐसे टेबल पे बैठ के बात कर लिया। राइट 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 राइट, सो वी आल्सो ट्राई टू नेगोशिएट। सो इस सब के बारे में कल बताऊंगा। फिर कल ये बताऊंगा कि हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हमारा पाकिस्तान का रिलेशन कैसा था, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे कैसा था, इंदिरा गांधी के पे कैसा हुआ, ये सारे, नरेंद्र मोदी के टाइम पे अभी कैसा है, ये पीएम एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप हम करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको, जो हमेशा आता है लास्ट के, करंट मतलब करंट ये नहीं होता कि 10 दिन के न्यूज़पेपर में क्या आया, करंट मतलब होता है लास्ट के 2 इयर्स में, 3 इयर्स में क्या हुआ, लास्ट 4-5 इयर्स में, 5 इयर्स का जो क्या डेवलपमेंट है, राइट। यस सर। हाँ, तो करंट मतलब ये नहीं होता कि आज कल न्यूज़पेपर में आए, नो। करंट का मतलब होता है स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में लास्ट के 5 इयर्स में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, राइट। यस सर। So I'll stop here today and see you tomorrow, right? Okay sir. With India-Pakistan relationship, and और एक चीज, should I continue with environment movement, या आप environment movement हर जगह पढ़ाया जाएगा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ाते हैं, तो आप उसको पढ़िएगा। कल मैं ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दूं? ठीक है सर। Yes. अगर इस I will read it, otherwise जो भी होगा we'll discuss it on either on Saturday or on Monday. राइट राइट राइट। सो आप वुमेन मूवमेंट भी पढ़ना है, आपको एनवायरमेंट मूवमेंट भी पढ़ना है, वो दोनों पढ़ के आप डिस्कस कीजिएगा मुझसे, राइट। ठीक है सर। सो सी यू टुमारो देन। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बाय।